हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और अपने चैनल पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो, जो लोग नए हैं, जो मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं ये पहली बार यूट्यूब पे, तो उनको बोलना चाहूँगा यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड जो अभी वैकेंसी निकली है नई DFCCIL के लिए। ठीक है, और अदर एग्जाम के लिए भी आप पढ़ सकते हो जो साइंस की, क्योंकि मैं देखो अलग अलग करवा रहा हूँ। पहले आपको थ्योरी करवाता हूँ साइंस की, उसके बाद में न्यूमेरिकल, ताकि आप यदि SSC और अदर एग्जाम होती है, जैसे मान लो आर्मी वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हो अदर एग्जाम की, तो आप थ्योरी क्लास ले सकते हो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, और बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इधर बेल बटन है उसको दबाओ, ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी आए। ठीक है, अब देखो ये तो थे अपने चैनल को प्रमोट करने का तरीका। ठीक है, जो लोग हैं मेरे पुराने जो वीडियो देखते हैं उनके लिए देखो अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था। देखो, नए जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग नाराज मत हो ना, है ना। अब देखो अपना चैप्टर चल रहा था वर्क, पावर एंड एनर्जी, मतलब कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसके रिलेटेड जो भी अपने बनते हैं, जैसे कार्य का आपको मान लो परिभाषा पूछ ले, ठीक है, मात्रक पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, यानी कि फॉर्मूला वगैरह, वो सारी चीज़ मैंने कंप्लीट करवा दी। पूरा चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने करवा दिए। अब जो आपके रेलवे ग्रुप डी में स्पेशल पूछता है क्या न्यूमेरिकल, वो मैं भी करवाने जा रहा हूँ। और न्यूमेरिकल के साथ साथ देखो मैं आपका फिर से आपकी जो भी थ्योरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है, वो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। यदि आपको वर्क, पावर, एनर्जी का एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है इजी तरीके से, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आराम से कराऊंगा एकदम अच्छे तरीके से, तो बने रहिए मेरे साथ। अब देखो अपन जो न्यूमेरिकल पार्ट 1 है वर्क, पावर, एनर्जी का, वो पहले करते हैं टाइप 1। देखो, मैं चाहूँ तो थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी करवा सकता था। जैसे मैंने कार्य वर्क वाला वो पढ़ाया था टॉपिक, उसके साथ साथ फॉर्मूला आया था कि W=Fs, यानी कि बल और किसका विस्थापन। ठीक है, एस का मतलब विस्थापन, तो उसका न्यूमेरिकल मैं वहीं पे करवा सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि देखो कई लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, कई अदर एग्जाम की कर रहे हैं, कई रेलवे ग्रुप डी की। तो देखो पहले थ्योरी करवाने का मतलब ये होता है कि पहले आपको थ्योरी अच्छे से कवर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब थ्योरी अच्छे से आप बार बार रिवाइज कर लोगे तो उसके साथ साथ फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे। फिर न्यूमेरिकल को अपन एक साथ हैंडल करेंगे, तो न्यूमेरिकल के साथ साथ एक बार आपकी पूरी थ्योरी एक बार और रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आपका एक तरह से 2-3 बार रिवाइज हो जाता है एक ही चैप्टर का। तो देखो अपन जो पहले टाइप करेंगे, देखो मैं टाइप के अनुसार पढ़ाता हूँ, आपको पता है न्यूमेरिकल अपन टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, मतलब जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का फॉर्मूले से, वहीं से अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जैसे अपन पढ़े थे पहले वर्क का पढ़ा था कार्य के रिलेटेड, तो जो पहला टाइप 1 के अंदर जो पहला फॉर्मूला है उसके न्यूमेरिकल, वो पहला फॉर्मूला क्या था, W=F×S। ठीक है, मतलब क्या था, कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन। एक तो ये न्यूमेरिकल था, दूसरा था इसी के रिलेटेड क्या था, W=Fs cos थीटा। अपन पहले इन दोनों के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, अब एक बार रिवाइज करा देता हूं क्या है। देखो अपन ने पहले पढ़ा कार्य, कार्य क्या होता है कि बल और विस्थापन के अदिश गुणन को ही क्या बोलते हैं अपन, कार्य। वहीं पे मैंने ये 2 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। ठीक है, एक सीधा फॉर्मूला होता है बिना एंगल के, एक होता है यदि आपको किसी एंगल के रिलेटेड कार्य करते हो, किसी कोण के रिलेटेड कार्य करते हो, तो आपका ये फॉर्मूला होता है। समझ गए, ये 2 फॉर्मूले के अपन पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। कार्य की डेफिनेशन मैंने बता दी, कार्य का मात्रक क्या होता है, एक तो न्यूटन मीटर या जूल होता है। ठीक है, कार्य की विमा क्या होती है आपको पता है, यदि आपको मात्रक पता है, मात्रक जूल है, और जूल के अलावा न्यूटन मीटर को अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो विमा क्या हो जाएगी, mL/T-2। ठीक है, रिवाइज हो गया आपका। अब देखो इसके एक एक फॉर्मूले करते हैं टाइप 1 के, समझ गए। टाइप 1 के अंदर अपन को 2 फॉर्मूले याद करना है, W=Fs और W=Fs cos थीटा। अब इन दोनों के अपन न्यूमेरिकल करते हैं। पहले इसके न्यूमेरिकल करेंगे 2-3, फिर इसके। ठीक है, आराम से करेंगे, इजी करेंगे। आप आराम से पूरा वीडियो को देखो,
एंजॉय करो वीडियो के साथ में। यदि आपको रेलवे ग्रुप डी के अंदर एक एक न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आपको मेरे वीडियो देखते रहो, प्रॉपर एक भी न्यूमेरिकल आपका छूटेगा नहीं, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो ये फॉर्मूला एक बार फटाफट आप रिवाइज करो। देखो, अब देखो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो। यदि बल फोर्स 0, यदि आपका बल मतलब आपने किसी वस्तु पे बल लगाया 0, तो किया गया कार्य क्या होगा। अब देखो किसी को, यदि देखो थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव रट लेते हैं, लेकिन उनको फॉर्मूला याद नहीं होता। मैन क्या नहीं होता, फॉर्मूला याद, फिर यूनिट याद नहीं होती। मैंने बोला यदि आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से कवर करने हैं तो दो चीजें आपको याद करने हैं। एक तो आपको पहले तो फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला पता होगा। दूसरा, यदि फॉर्मूला भी याद है फिर भी आपका गलत होने का चांस है। क्यों? क्योंकि आपको फिर यूनिट याद नहीं रहता। यूनिट का मतलब मात्रक। तो मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको सबसे पहले यूनिट मात्रक बनाना सीखना चाहिए, और उसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था अपना यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें मैंने सारे मात्रक बनाना आपको सिखा दिए थे। तो पहले वहां से यूनिट याद करो, फिर उसके बाद में फॉर्मूले याद करो, फिर हर क्वेश्चन को आप 5 या 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, बहुत ईजी है यार, बस आपको पढ़ना पड़ेगा आराम से। देखो यदि बल क्या बोल रहा है, F बराबर 0 है तो किया गया कार्य क्या होगा। अब किसी को फॉर्मूला ही नहीं याद होता कि वर्क कार्य के रिलेटेड बल का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो अपन ने पढ़ा था कि कार्य का W इक्वल टू कार्य का एक सीधा फॉर्मूला होता है। यदि एंगल कोण नहीं दिया हुआ हो तो F इंटू एस, मतलब कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, ये पढ़ा था अपन ने। तो देखो यहाँ पे क्या, देखो W आपको निकालना है कार्य, तो W इक्वल टू F क्या दिया हुआ, बल आपके क्या दिया हुआ है 0, ठीक है। विस्थापन आपको दिया हुआ नहीं है तो विस्थापन का S का S लिख लो। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो 0 ही आता है, तो W क्या आया 0, मतलब आपका कार्य क्या है, एक तरह से शून्य। तो ये मैंने चीज पहले भी बता दिया था कि यदि विस्थापन और बल में कोई सी भी आपको 0 दिखे, शून्य दिखे, तो कार्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0। बताया था ना। वीडियो देखो, यदि आपने पहला वीडियो देख रहे हो मेरा डायरेक्ट, तो आप इससे पहले वर्क पावर एनर्जी की थोड़ी थ्योरी पढ़ो। उसमें मैंने बताया था सीधे फॉर्मूले में क्या, या तो आपको विस्थापन 0 दे देगा या बल 0 दे देगा। तो क्योंकि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, F गुणा S। यदि बल 0 हुआ या विस्थापन 0 हुआ तो डायरेक्ट अपना कार्य भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, कार्य क्या हो गया 0। अब सपोज करो ये डिजिट 0 की जगह मान लो कोई सी भी इसके अलावा कोई संख्या होती है, जैसे मान लो 1, 2 या इन्फिनिटी तक। अब देखो यूनिट का कमाल, मात्रा का कमाल। देखो कई बार ऑप्शन में क्या होता है, मान लो यहाँ पे आपका कार्य आ जाता जैसे 2, ठीक है, 2 आ जाता है यहाँ पे। मान लो ये 1 दे देता विस्थापन और ये क्या दे देता 2, बल कितना दे देता 2 न्यूटन, और ये दे देता क्या मीटर में, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है, अब कार्य आपको आंसर में 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो मान लो पहला ऑप्शन ये होता, देखो आंसर आपका 2 आ रहा है, लेकिन देखो दे दिया 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा दे दिया 2 जूल, तीसरा दे दिया 2 किलो जूल, और फोर्थ दे दिया आपको 2 वाट, ठीक है। अब देखो ये होता हकीकत में आंसर आपका 2 आता है और ऑप्शन में 2 ही 2 मिलते हैं। क्या मिलेंगे, 2 ही 2, बस इनकी यूनिट चेंज होगी, वोट, किलो जूल, जूल न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मैंने तभी तो बोला हूं, अरे यार कैसे गिर रहा, वैसे ही किस्मत खराब चल रही है अपनी। तो देखो समझो मैंने क्या बोल रहा हूँ। देखो ये होता है प्रॉपर एग्जाम में, जब आप बैठोगे तो वहां पे देखो क्या होता है, कई यूनिट याद नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि यूनिट का कोई मैटर ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन देखो रेलवे वाला बहुत एडवांस हो गया है, क्या करेगा, आपको ऑप्शन में 2 ही 2 दे देगा। अब आपको क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ, हर चैप्टर चल रहा है वो वहां पे हर बार आपको बताता हूँ कि कार्य के 2 होते हैं। एक तो न्यूटन मीटर होता है डायरेक्ट क्या मात्रक, और या तो न्यूटन मीटर होता तो आंसर सही होता, एक क्या होता है जूल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जूल। तो या तो 2 जूल या 2 न्यूटन मीटर, यहीं पे अपना आंसर क्या हो जाएगा सही। और ये सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, कई क्या करते हैं 2 आंसर, फॉर्मूला याद हो जाता है लेकिन उनको मात्रा का पता नहीं, तो वो यह सोचते हैं कि यार
कार्य वोट में वोट करे आते हैं, किलो जूल करे आते हैं, ठीक है। मतलब एक यूनिट के कारण आप आंसर गलत कर देते हो। और देखो 2 या 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता एक न्यूमेरिकल सोल्व करने में, या तो यूनिट का फेर रहेगा या फॉर्मूला, बस 2 चीजें याद करनी। अब देखो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक बार लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी के आपके पीडीएफ है ही। पीडीएफ के लिए देखो मैं नीचे लिंक वीडियो में लिख दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लेना #PK स्टडी पॉइंट बाय पवन सर, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में, देखो जब कोई वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर की दूरी पर 2 न्यूटन बल के द्वारा चले तो किया गया कार्य क्या होगा। देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन वगैरह को। कई क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर सोचते हैं कि यार इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। देखो एक तो आपको ध्यान रखना कि क्या पूछता है। जैसे आपको पूछे कार्य, तो कार्य के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो माइंड में आ जाने चाहिए, ठीक है। फिर उसके अलावा जो क्वेश्चन में दिया होता है वो लिख लो, ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो बन जाता है। कैसे, देखो आपको अपन इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो लिखो, पहले तो डाटा लिख लो आप। देखो कोई वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर की दूरी, अब देखो 5 मीटर की दूरी, तो मीटर की दूरी मतलब क्या होती है, या तो दूरी होगी या विस्थापन। तो देखो दूरी बोल रहा है तो आप दूरी भी लिख सकते हो या विस्थापन, दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है ना। और जो फर्क है वो मैंने आपको पहले भी करवा दिया। देखो बता देता हूं एक बार, विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम डिस्टेंस होती है, यानी कि न्यूनतम लंबाई होती है। और दूरी क्या होती है, कितनी भी हो सकती है। तो देखो, तो यहां पे देखो क्या आ गया अपना विस्थापन। देखो विस्थापन S कितना है आपका, 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद में फोर्स F, बल कितना है, 2 न्यूटन। पूछा क्या है आपको, कार्य W। अब देखो जैसे यदि आपने मेरी प्रॉपर क्लास ली है, ठीक है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे अपन टाइप 1 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखो W का ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था क्या, जिसमें F और S दोनों आते हैं। पहला ही फॉर्मूला था W = FS, ठीक है। बस सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, आपको ज्यादा क्वेश्चन पे जोर भी नहीं डालना पड़ा। देखो क्या करना है, कार्य जो पूछे उसके रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और जो गिवन है वो लिख लिया करो आप। तो देखो वापस से क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में कितने मीटर की दूरी तय करी है, 5 मीटर की दूरी। कब, यदि उस पर 2 न्यूटन का बल कार्य करता है, ठीक है। मतलब किसी वस्तु पे 2 न्यूटन की बल लगाते हैं तो वो कितनी दिशा, वो दूरी तय करती है 5 मीटर की। तो क्या पूछा कि कितना कार्य होगा, तो अपन को पता है कि W कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, F × S, ठीक है। तो बल कितना अपना 2 और विस्थापन कितना 5, तो क्या आ गया 10। अब खेल है आपके मात्रक का कि आपका आंसर क्या आ गया, W = कितना आ गया 10। तो क्या है 10, क्या है यहाँ पे जूल हो सकता है, या 10 किलो जूल भी बोल सकता है, या 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकता है, या 10 केजी भी बोल सकता है, ठीक है। ऑप्शन में ये 4 मिलेंगे, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, देखो बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग जग जाओ, नींदों में हो। आप लोग ये सोचते हो कि मात्रक का कोई खेल नहीं है, मात्रक हम याद नहीं करेंगे। मात्रक याद नहीं करोगे, फॉर्मूले याद है तो भी आप क्वेश्चन गलत करोगे। तो यहाँ पे आंसर अपन को पता है कि कार्य के मात्रक क्या होते हैं, 3 होते हैं। एक तो अर्ग, वो CGS मात्रक होता है, ठीक है। एक होता है आपका कौन सा, SI मात्रक, वो होता है जूल या न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 10 जूल। तो ये क्या आ जाएगा, 10 जूल। समझ गए क्या। और यदि देखो आपको ये लगे कि जो न्यूटन मीटर कहाँ से है, यहाँ पे देख लिया करो यार आप, F × S। बल देखो न्यूटन में दे रखा है क्या, विस्थापन मीटर में, तो न्यूटन मीटर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये मात्रक ही होता है। समझ गए। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। देखो पहला न्यूमेरिकल है W = FS, उसके रिलेटेड मैंने 2 न्यूमेरिकल करवा दिया। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो एक और न्यूमेरिकल करवा देता हूं, और आप लोग सोचे कि ये तो बहुत ईजी है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं।
फिर भी अपन सिली मिस्टेक से गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि या तो कईयों को फॉर्मूला याद नहीं होता, जिनको फॉर्मूला याद होता है उनको मात्रक वगैरह याद नहीं होते। दो चीजें याद कर लो। देखो इसमें क्या करना है आपको, यदि साइंस में अच्छी पकड़ बनानी है, साइंस में भी, किसमें, फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर तीन चीजें कवर कर लो। एक तो जितने भी थ्योरी है इंपॉर्टेंट, उनके रिलेटेड आपको डेफिनेशन, उनके जो भी फॉर्मूले हैं और उनके मात्रक, तीन चीजें हो गई ना। फिजिक्स के अंदर आपको तीन चीजें याद करनी है, थ्योरी, उसके मात्रक वगैरह और फॉर्मूले, बस। आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखो आगे अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 50 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखो मान लो कोई, आपको पता है प्लेटफॉर्म वगैरह रेलवे स्टेशन पे क्या होते हैं, कुली वगैरह खड़े होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यात्रियों के सामान लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कुली वगैरह कोई भी होगा, वो क्या कर रहा है, 50 केजी का कोई सूटकेस अपने सर पे लेके ही खड़ा है एक जगह। तो देखो ये तो यार अपने घर की भी बात है, यदि आप मान लो घर पे हो और भले से कुछ भी वजन ले लो सर के ऊपर और एक जगह खड़े हो जाओ, तो आपको डांट सुनने को मिलेगी कि या नहीं, ठीक है। क्यों मिलेगी? क्योंकि अपन कार्य नहीं कर रहे, उसको आप कितनी देर तक खड़े होकर रख लो उस सामान को, और एक ही जगह खड़े होगे तो आप डांट सुनोगे, वो इसी के रिलेटेड है। इसमें भी डांट ही मिलती है इसको, समझ रहे हो। डांट क्या मिलती है, मतलब उसको 0 नंबर दे देता है ये बोलता है कि तू कुछ भी काम नहीं कर रहा है, एक जगह खड़ा है तो 0, ठीक है। कैसे? देखो मैं समझाता हूँ। देखो मैंने बताया था अपनी जो थ्योरी चल रही थी चैप्टर की, उसमें मैंने बताया था कि विस्थापन कब 0 होता है। विस्थापन कब 0 होता है उसका एग्जाम्पल मैंने करवाया था क्या, कि मान लो मैं मेरे सर के ऊपर कितना भी वजन रख लूं, चाहे 1 क्विंटल, देखो इतना तो रख नहीं सकता मैं, 50-70 केजी मान ही लो, तो मैं यदि 50 या 70 केजी की कुछ भी वस्तु ले लूं मेरे सर के ऊपर, और यदि मैं एक ही जगह खड़ा रहूं, ठीक है, मतलब मैंने यहीं पे कोई वेट ले लिया ऊपर और यहीं पे खड़ा हूं, तो हमेशा किया गया कार्य 0 होता है। किसके कारण? विस्थापन के कारण। क्यों होता है? देखो विस्थापन क्या बोलता है कि यार कुछ ना कुछ तो दूरी तय करनी पड़ेगी। यदि मान लो उस वेट को मैं एक ही जगह लेकर खड़ा हूं, तो किया गया कार्य 0 इसलिए हुआ क्योंकि विस्थापन हुआ ही नहीं, विस्थापन होना जरूरी था। तो देखो इसको कैसे, पहले तो आपको क्या करना है, देखो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के ही आप कर सकते हो यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। जैसे इसने बोल दिया कि 50 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा। अब देखो वो यात्री खड़ा है, एक जगह खड़ा है, तो आप तुरंत ये समझ जाओगे यदि आपने अच्छे से मेरी थ्योरी क्लास ली है, तो खड़ा यात्री है तो उसका कार्य क्या होगा, 0, क्योंकि विस्थापन क्या है यहाँ पे 0। तो देखो अब इसको समझो अच्छे से। देखो 50 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े, देखो 50 केजी बल भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 50 केजी का, ठीक है, 50 केजी का बल लग रहा है। उसके बाद में देखो यहां पे क्या होगा कि जो विस्थापन है S, वो अपना क्या होगा, 0, ठीक है। विस्थापन 0 क्यों हुआ, क्योंकि यदि अपन कुछ भी वेट अपने सर के ऊपर, देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना कि वजन बार लग रहा है, तो बार भी क्या होता है, एक बार बल ही होता है, ठीक है। एक तरह से जैसे दूरी और विस्थापन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, वैसे बार और बल में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है कि बार बल लग रहा है एक, जैसे मान लो मैं कोई भी वेट लेता हूं, तो वेट का काम क्या होता है, नीचे की तरफ फोर्स डालना होता है, तो वो एक तरह से बल का काम कर रहा होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, मैंने बताया था अपनी क्लास में कि जब अपन वजन तोलने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि अपन खड़े होते हैं, कोई सा भी वजन तोल लो, तो आपका वेट क्या होता है, नीचे की तरफ कार्य करता है, नीचे की तरफ क्या करेगा, बल लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे W=Fs, क्योंकि कार्य पूछा है, कार्य के 2 ही फॉर्मूले पढ़े अभी, Fs और Fs cos थीटा। तो देखो क्या हुआ, एफ तो आपका मान लो 50 दिया हुआ, लेकिन विस्थापन 0 होने के कारण आपका W क्या हो गया, 0, कार्य क्या हो गया, 0। क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि यदि कोई भी व्यक्ति वेट वजन लेके एक जगह खड़ा रहे या सीढ़ियों में चढ़े कुछ भी करे, तो क्या होगा, कार्य 0 होता है, किसके कारण, विस्थापन के कारण, ठीक है। या तो कोण 0-90 बन जाएगा जिसके कारण कार्य 0 होगा, 3 रीजन से 0 हुआ था। देखो रिवाइज भी करवा देता हूँ।
क्योंकि आप लोग अच्छे हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपको अच्छे से ही तैयारी करवानी है, ठीक है। और ये गारंटी है जो लोग मेरी क्लास ले रहे हैं उनका साइंस के अंदर, अभी देखो मैथ की क्लास प्रॉपर डली नहीं तो मैं बोल ही देता मैथ साइंस सभी के अंदर आपके फुल मार्क्स आएंगे। लेकिन देखो जैसे जैसे जो भी चैप्टर करवा रहा हूँ, जिसके भी मैथ हो साइंस हो जो भी, उसके रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं आराम से थ्योरी रिवाइज टू रिवाइज करा रहा हूँ बार बार। न्यूमेरिकल भी एक आपको पूरी अच्छी तरीके से करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूँ, ठीक है। एक ही टाइप के कई क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो उस पर अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि विस्थापन कब जीरो होता है, ठीक है। जो लोग मेरा वीडियो नहीं देखे वो कंप्लीट पहले थ्योरी वाले वीडियो देखें, उसके बाद में न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। देखो जब यदि मैं दीवार पे धक्का लगाऊंगा तो क्या गया कार्य जीरो होता है। क्यों होता है कि दीवार पे धक्का लगाऊंगा तो बल तो अपन लगा देते हैं, लेकिन बल के कारण विस्थापन कुछ भी नहीं होता। विस्थापन क्या होता है, दूरी तो तय करे, दीवार दूरी तय करेगी क्या मेरे वेट से, नहीं होगा, मेरे बल से कुछ भी नहीं होगा, तो तब कार्य क्या होता है जीरो, क्योंकि विस्थापन क्या हुआ अपना जीरो। समझ गए, पहला पॉइंट ये पढ़ा था। दूसरा ये पढ़ा था कि मान लो मैं एक जगह कुछ भी वजन लेके खड़ा हो जाऊं, भले से मेरे ऊपर एक कोई गाड़ी खड़ी कर दो, ठीक है, तो भी लोग तो ये बोलेंगे यार कितना देखो कितना हेवी वेट लेके खड़ा है, ठीक है, मतलब वो तो तारीफ करेंगे। लेकिन अपना साइंस क्या मानता है, उसको कार्य मानता ही नहीं है कि आप एक जगह खड़े होकर भलाई से गाड़ी उछलो या ट्रक या पूरा मकान उठा लो, लेकिन आपका कार्य क्या होगा जीरो, क्योंकि आपने कुछ भी विस्थापन तय नहीं की। तीसरा रीजन ये था कार्य जीरो होने का विस्थापन के रिलेटेड कि मान लो मैं यहाँ से कोई कार्य मतलब यहाँ से वहाँ मतलब आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी क्लास ले रहे हो, मैं आपसे पूछने के लिए आ गया कि यार कैसी क्लासें लग रही है, मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, अच्छे तो लग रहे हैं ना, तो मैं आपको पूछने के लिए आपके पास आ गया और फिर मैं आपके पास आने के बाद में वापस यहीं पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भी मेरा किया गया कार्य जीरो होगा। ये साइंस क्या है, पागल है, क्योंकि यार देखो मैंने इतनी डिस्टेंस कवर की तो कार्य तो कुछ ना तो कुछ मानना चाहिए था, लेकिन नहीं मानता है। ये बोलता है कि विस्थापन के अंदर मान लो आप एक जगह मतलब यहां से लेके यहां तक जाते हो और वापिस यहां से वापिस यहीं आ जाते हो, तो आपका विस्थापन जीरो कहलाएगा। तो विस्थापन जीरो हुआ तो क्या गया कार्य भी जीरो। समझ में आ गया क्या अच्छे बच्चों, देखो एक बार में ही समझ में आ गया, हाँ गया ना, हाँ आपको ही बोल रहा हूँ, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो यार आप। अब देखो यारो आराम से समझा रहा हूँ। तो देखो आपका बनता है, फर्ज बनता है कि सर को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है अपने दोस्तों के पास में, उनको बोलो एक बार वीडियो देखे। देखो स्टार्टिंग वाले वीडियो में हो सकता है थोड़ी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और थोड़ा पढ़ाने में देखो नर्वस हुआ होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब तो ठीक से पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया क्या न्यूमेरिकल क्यों जीरो हुआ। देखो वापस से समझो, देखो वजन तो वो लेके चल रहा है, वजन तो उसने उठा लिया, लेकिन वो एक जगह ही खड़ा है। तो एक जगह खड़े होने के कारण देखो अपना साइंस ये बोलता है कि विस्थापन तय दूरी तय करेगा तभी कार्य बढ़ेगा। बल और विस्थापन जीरो नहीं होने चाहिए, दोनों में से कोई सा भी एक जीरो नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक भी जीरो हुआ तो कार्य ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा जीरो, ठीक है। समझ गए ये। अब देखो अपन टाइप फर्स्ट जो न्यूमेरिकल चल रहा था उसका फर्स्ट अपन ने कर लिया, ठीक है। 4 क्वेश्चन करवा दिए, समझ में आ गया क्या, 2 या 3 करवा दिए शायद, और थोड़ी करवाऊँ, और आप किसी भी बुक वगैरह से भी कर सकते हो, वैसे करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता चलना चाहिए कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, किस टाइप से हैंडल करना है। तो अपना टाइप 1 का फर्स्ट फॉर्मूला था W इक्वल टू FS, यानी कि कार्य इक्वल टू क्या होता है बल गुना विस्थापन। उसके रिलेटेड अपन ने न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो अपन ने हैंडल कर लिए। अब टाइप 1 का जो दूसरा फॉर्मूला है W इक्वल टू FS कोस थीटा, मतलब कार्य के अंदर किसी कोण पे कार्य करे, ठीक है, किसी कोण पे कार्य करे तो कैसे फॉर्मूले के द्वारा अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो करते हैं आगे। देखो टाइप 1 का फॉर्मूला नंबर 2 के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब W इक्वल टू FS कोस थीटा, मतलब जब कोई कोण दे दे, ठीक है, उस कोण के रिगार्डिंग आपको किया गया कार्य पूछे तो कैसे करना है। उससे पहले जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट देके बताना है। इससे मुझे ये पता चलता है कि प्रॉपर कौन मेरा वीडियो पूरा वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो मैंने थ्योरी में करवाया था कि गतिज ऊर्जा और संवेग में कुछ रिलेशन होता है, वो आपको बताना है क्या होता है, ठीक है, विथ फॉर्मूले के साथ में, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। गतिज ऊर्जा और संवेग,
ठीक है। इंग्लिश में बोले तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है, उस रिलेशन से बहुत ज़्यादा फॉर्मूले वो क्वेश्चन भी पूछता है, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा। देखो, जो मेरा वीडियो प्रॉपर देख रहा है वो तो क्वेश्चन पढ़ते ही बता देगा कि क्या एंगल होगा, जिसने मेरी क्लास ली है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। मेरी क्लास लेने वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये कन्फर्म है। देखो, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। कार्य शून्य, शून्य आपका कार्य है, तो ये बोल रहा है यदि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच में कोण क्या बनेगा। यदि आपका किया गया कार्य 0 है, तो जो अपन को पता है कार्य का कब क्या कहलाता है, बल और विस्थापन का अदिश गुणन, तो उनके बीच में क्या कोण बनेगा वो आपको बताना है। तो देखो, जिन्होंने मेरी क्लास ली हुई है वो तो आपका तुरंत बता देगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि किया गया कार्य शून्य कब होता है। तो उसका सेकंड पॉइंट ये था कि यदि कोस थीटा 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा, 0। तो वो तो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, इसका आंसर करके आ जाएगा और फिर बोलेगा पवन सर ने देखो कितने अच्छे से पढ़ाया था, मैंने 1 सेकंड में कर दिया। और जो और टीचर की क्लास ले रहा होगा वो भी हो सकता है 2-3 सेकंड में कर दे। देखो, मैं टीचर की बुराई बिल्कुल भी नहीं करूंगा, है ना। तो देखो, मैंने प्रॉपर थ्योरी की क्लास लो, इसका मतलब ये है कि आप पहले मेरे जो चैप्टर है उसका पहले चैप्टर की थ्योरी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको पूरी थ्योरी पढ़े, उसके बाद में न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, आपका क्या दे दिया, W क्या दे दिया, 0 दे दिया। अब देखो, मेरी क्लास लेने वाले इंटेलिजेंट कैसे है, अभी मैं पूछता हूँ बेटे और अरे बेटे क्यों बोल रहा हूँ, मेरी उम्र के ही है, या छोटे होंगे या बड़े होंगे, ठीक है, सॉरी गलती से निकल गया, क्योंकि एक यूट्यूब पे देखा था किसी मैम को बेटा बोलने की आदत थी, तो कई स्टूडेंट कंप्लेन करते थे, जबकि उनका क्या होता है एक पढ़ाने का जरिया होता है। तो ऐसे गलत मत माना करो, गलती से निकल गया, है ना। तो देखो, जो भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं, बहन लोग देख रही है, छोटी या बड़ी, तो आप जिसने भी वीडियो देखा है वो तुरंत बता देगा कि फॉर्मूला क्या होता है इसके रिगार्डिंग। W इक्वल टू FS कोस थीटा, ये होता है ना, ठीक है। तो देखो, आपका कार्य शून्य दे दिया। देखो, पहले तो क्वेश्चन में जो दिया होता है वो लिख लो तुरंत, ये प्रैक्टिस के लिए है, एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट करना है और वो हो जाएगी अभी, ठीक है। आप प्रॉपर मेरा वीडियो लो, उनके क्वेश्चनों की 2-3 दिन प्रैक्टिस करो, आपके हैबिट में आ जाएगा, आप डायरेक्ट करने लग जाओगे। अब देखो, आपका कार्य तो क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना। W क्या दिया हुआ है, 0 दे दिया साहब, आगे करो। F दिया हुआ है क्या, कहीं पे बल नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, F का F लिख दो। विस्थापन भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, और कोस थीटा अपनी देसी भाषा में बोल के करते हैं, है ना। क्योंकि देखो, मुझे तो ये लगता है, वैसे देखो मुझे एक चीज़ बताऊं, जब मैं एनालिसिस देखता हूँ मेरे जो यूट्यूब स्टूडियो में, तो मैं कन्फ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, उसमें ये दिखा रहा था कि आपकी जो क्लास है लगभग 60% लेते हैं इंडिया वाले, ठीक है, और बाकी के लगभग 39 पॉइंट कुछ परसेंट, मतलब 60 पॉइंट कुछ था, और लगभग 40 मान लो 40% कौन, अदर कंट्रीज के। मैं सोचा अपनी तो इंग्लिश वैसे भी वीक है, ये गूगल वाले को क्या, ये यूट्यूब वाले को क्या हो गया, मतलब कैसे पसंद आ रही है यार, मैं इतना हैंडसम भी नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, किसी को पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाला डाटा था। मैं बोला 60% इंडिया वाले देख रहे हैं, 40% वाले अदर कंट्रीज के। देखो पवन सर की पॉपुलैरिटी है ना, बाहर ज़्यादा होने को जा रही है, तो आप लोग साथ दो। मैं चाहता हूँ मैं इंडिया में ही फेमस रहूँ ज़्यादा, ठीक है, बाहर नहीं जाना मेरे को। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो गिवन है वो लिख दिया। अब देखो ये 0 है अपना, अब FS, अब यदि मैं इधर लेके आऊँगा, ठीक है, तो FS को इधर लेके आऊँगा तो वो भी 0 ही होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि आपका कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखो वापिस से समझाता हूँ, यदि मैं इन दोनों का इधर डिवाइड करूंगा, 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करो, क्या आएगा यार, 0 ही तो आता है, तो ये हो गया 0। तो कोस थीटा इक्वल टू 0, तो कोस थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब आपका थीटा क्या हो 90, क्या हो, थीटा क्या हो 90, तभी क्या होता है आपका कोस थीटा इक्वल टू 0। समझ गए क्या कि थीटा 90 क्यों आया, क्योंकि आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी कि कौन से थीटा, कोस थीटा का मान 0 होता है, तो कोस 90 का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, कोस 90 का मान 0।
तो देखो, यदि आपने मेरी प्रॉपर पहले क्लास ली होगी तो आप डायरेक्ट कर देते, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि एंगल कोण दिया गया, कोण यदि आपका कोस थीटा 90 डिग्री होगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये अपोजिट पूछ लिया, ठीक है, इसको मतलब कार्य क्या दे दिया, शून्य, और एंगल पूछ लिया तो एंगल क्या हो जाएगा 90, ठीक है। डायरेक्ट इसको याद ही कर लो, कई बार आ जाए कि यदि कोस थीटा 90 होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य, और यदि किया गया कार्य शून्य दिया हुआ है और आपको एंगल पूछे तो डायरेक्ट बोलना 90 डिग्री, कोस थीटा कितना होगा 90 डिग्री। और कैसे हुआ वो मैंने यहाँ पे बता दी, समझ में आ गया। चला अगले क्वेश्चन करने, ठीक है। देखो देखो टाइप 1 का फॉर्मूला नंबर 2 अपन करे थे, W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा के रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब पहले यदि बिना एंगल के क्वेश्चन दे तो वो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ एस, और एंगल दे दे तो W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। कार्य के रिलेटेड दो ही फॉर्मूले हैं, लेकिन ये मत सोचना कि कार्य के रिलेटेड यही दो फॉर्मूले आते हैं। वो कब आएंगे कार्य के रिलेटेड और भी फॉर्मूले, क्योंकि पावर भी क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। ऊर्जा और शक्ति किस पे डिपेंड होती है, कार्य पे। तो उनके रिगार्डिंग भी फॉर्मूले पूछता है, तो उनमें कार्य का फॉर्मूला अलग चलता है, ठीक है। ये सीधा फॉर्मूला होता है कार्य का, लेकिन आपके एनर्जी यानी कि ऊर्जा और शक्ति के रिलेटेड कार्य का संबंध अलग होता है। तो वो चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से कितने डिग्री का लग रहा है, 45 डिग्री। तो देखो जैसे 45 डिग्री आ जाए, बल भी आ गया, ठीक है, विस्थापन भी आ गया होगा, विस्थापन आ गया और कार्य आ गया, तो सीधा समझ गए कि W इक्वल टू क्या लगेगा, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। अब समझो इसको। देखो अगर किसी वस्तु पे 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है क्षैतिज के अंदर, कितने डिग्री का, 45 डिग्री के कोण पर, तो वह वस्तु कितनी क्षैतिज में कितनी विस्थापित हो जाती है, 5 मीटर। देखो डायग्राम से समझाता हूं। इधर मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है। अब इसमें कोई बल लग रहा है, मान लो ऐसे बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। इसमें यदि बल लग रहा है तो ये खिसक रहा है, ये इधर 37 के अंदर कितना खिसक रहा है, ये 5 मीटर। जबकि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 45 का, ठीक है। मतलब किसी वस्तु पे फोर्स बल लग रहा है 10 न्यूटन का, तो ये क्षैतिज के अंदर 5 मीटर विस्थापित हो रही है, मतलब यहां से यहां चलेगी, और उनके बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री का। तो आपको सोल्व करना है। तो आपको पता है, पहले देखो डाटा लिख लेता हूं ताकि आपको इजी समझ में आए। जो गिवन है वो आपका बल दे दिया, इंक खत्म हो गई क्या, एक बार रेड वाले से ही करवा रहा हूँ है ना, फिर थोड़ी इंक डाल के वापस करवाऊंगा, ठीक है। देखो इसमें शर्माने की क्या बात है यार, सीधा सीधा बोल देते। अब देखो आपका बल दिया हुआ है कितना है, 10 न्यूटन। देखो क्वेश्चन करने के साथ साथ ये डाटा भी याद हो रहे हैं। बल का मात्रक न्यूटन, हर क्वेश्चन में मात्रक भी आपको याद हो रहे हैं। ये है पवन सर की क्लास लेने के फायदे, ठीक है। उसके बाद में देखो एंगल जो थीटा है वो कितना है, 45 डिग्री। उसके बाद में आपका विस्थापन एस लिख लेता हूँ, कितना है, 5 मीटर, ठीक है। ये भी एस है, ठीक है भाइयों, क्या है, एस, 5 मीटर। विस्थापन और दूरी का मात्रक मीटर में होता है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। अब लगा दो। अब देखो एक चीज हो रहा है यहाँ पे, आपको त्रिकोणमिति भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। त्रिकोण में आपने 10 तो पढ़ी है ना सभी ने, क्योंकि तभी तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो देखो कोस के मान याद होने जरूरी है कार्य के रिलेटेड, ठीक है। आपको 90 का मान तो याद हो गया, 0। अब यहाँ पे कोस 45 का आपको याद करवा दूं, क्या साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोस थीटा। मतलब साइन थीटा की जो सीधी वैल्यू होती है उसका अपोजिट कर दे तो वो कोस थीटा की वैल्यू होगी। तो एक तरह से देखो आपको याद करवा देता हूँ, लिख लो एक बार यहाँ पे। ये सिर्फ पवन सर ही बताते हैं सारी चीजें। देखो कई क्या होते हैं क्लास के अंदर कुछ भी आ जाए तो ये बोल देते हैं कि मैथ का टॉपिक है तो वहाँ पे याद करो, लेकिन मैं इस चैप्टर में कोस थीटा चलेगा ही चलेगा कार्य के फॉर्मूले में। तो आप लिखना चाहो तो इधर लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। कोस के मान, जैसे आपको पूछ ले कोस 0 का मान, कोस 0 का है ना। उसके बाद में पूछ ले कोस 30 डिग्री का मान। उसके बाद में पूछ ले कोस 45 डिग्री का मान। दिख तो रहा है ना, ठीक है। नहीं भी दिख रहा होगा थोड़ा कोने में तो क्या करना है आपको, एक बार देख लेता हूँ यार। हाँ
दिख रहा है ना। अब बोलते तो हो नहीं, कमेंट कर दिया करो यारो, ठीक है, ऐसे समझा करो लाइव क्लास चल रही है। कोस 45 हो गया, फिर कोस 60 हो गया, उसके बाद में क्या हो गया कोस 90। अब ये तो आपके रट गया होगा कोस 90 का मान 0। अब यहाँ पे रिवर्स करते हैं, क्योंकि साइन थीटा की तो वैल्यू याद होगी, और किसी की भी भूल जाओ आप, लेकिन साइन की वैल्यू तो आप नहीं भूल सकते इतनी जल्दी। साइन 0 का मान क्या होता है 1, ठीक है। तो जो साइन 0 का मान 1 होता है वो किसका होता है अपने, किसका होता है कोस, किसका होता है, नहीं सॉरी मतलब थोड़ा गलत बोल गया। देखो साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो उसका अपोजिट कोस 90 का मान क्या हो गया 0। समझ गए, उल्टा संबंध चलता है, मतलब जो कोस 90 का मान होगा वो साइन 0 का मान होगा। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो कोस 90 का मान 0 हो गया। समझ में आ गया क्या, नहीं समझ में आया क्या? देखो चलो एक काम कर लो, यदि आपको साइन के रिलेटेड कंफ्यूज होता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखवा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप याद कर लेना कोस 0 का मान होता है 1। अबे चल जा यार, कोस 0 का मान कितना होता है 1, ठीक है। उसके बाद में कोस 30 का मान होगा कितना √3/2, ये होता है 1/√2, और ये होता है 1/2, और ये हो गया 0। समझ गए। देखो कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान होगा 1/2, और कोस 90 का मान होगा 0। समझ गए क्या? इनको याद कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे देखो W इक्वल टू F कितना आपका 10 गुना विस्थापन कितना है 5 गुना कोस थीटा का मान कितना है कोस 45, ठीक है। एक स्टेप और लिख देते हैं, तो W इक्वल टू 50 गुना कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 50/√2। अब देखो इतनी मैथ मतलब √2 का मान क्या होता है लगभग 1.414 ऐसे होता है, तो उसके रिगार्डिंग आप सोल्व करना है, या तो ये आंसर ही मिल जाएगा, ठीक है, इतना वो देगा नहीं, या आपको हो सकता है ऑप्शन में दे दे √2 का मान 1.414 पर देगा नहीं, तो आप याद रख लेना क्या होता है 1.414 के समथिंग होता है। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया, और ये किस में आएगा जूल में। समझ गए होंगे, ठीक है। दोबारा से समझो, देखो आपका क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर कितना बल लग रहा है 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो क्या हो रहा है कि एंगल जो बन रहा है 36 के अंदर वो बन रहा है 45 डिग्री का, उसके कारण वस्तु पे क्या लग रहा है एंगल के कारण क्या हो रहा है वो वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो गई। किसी वस्तु पे बल लग रहा है और वो बल एंगल के रूप में लग रहा है, तो जैसे जैसे यहाँ पे जैसे मान लो क्या होता है अपन किसी पे तिरछा बल भी तो लगाते हैं। अब कई सोच रहे होंगे कि इधर से बल, अरे अपन क्या होता है किसी जैसे ट्रॉली बैग वगैरह होता है तो तिरछा भी तो बल देते हैं ना, तो वैसा ही है एंगल बना के। ऐसे मत सोचा करो कि बल हमेशा ऐसे ही लगेगा, ठीक है, तिरछा बल भी लगता है। तो 10 न्यूटन का बल लगाया तो 45 डिग्री का कोण बनाते हुए वस्तु 37 के अंदर 5 मीटर इधर विस्थापित होगी। तो कह गया कार्य पूछा था तो आपने फॉर्मूला लगा के सोल्व हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब देखो अपना टाइप 1 यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। मतलब ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये मत सोचो कि और न्यूमेरिकल कराओ, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अपने लगभग टाइप 1 के 5-6 न्यूमेरिकल देख लिए। 2 फॉर्मूले के देखो, एक फॉर्मूले के आप 2-3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर लोगे तो खूब है ना। और बाकी का आप ज़्यादा करना चाहते हो तो कोई सी भी बुक ले लो साइंस की और उसको आप रिवाइज कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अब अपन पढ़ेंगे टाइप 2। देखो मैं जो भी ये टाइप बता रहा हूँ वो अपने चैप्टर की थ्योरी के रिलेटेड ही है। पहले अपन ने वर्क पढ़ा था, कार्य पढ़ा था, फिर उसके फॉर्मूले, तो न्यूमेरिकल भी मैंने वैसे ही करवाया कि उसी के। उसके बाद में जैसे कार्य पढ़ा था उसके बाद में अपन पढ़े थे क्या पढ़े थे ऊर्जा का रिलेटेड, ठीक है, ऊर्जा के रिलेटेड पढ़े थे। ऊर्जा के रिलेटेड भी पहला फॉर्मूला क्या आया था अपना, पहला फॉर्मूला आया था क्या काइनेटिक एनर्जी वाला। तो अपना टाइप 2 में क्या चलेगा के ई इक्वल टू क्या चलेगा 1/2 mv², ठीक है। इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। टाइप 2 के अंदर अपन पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या
काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, अब देखो m क्या है यहाँ पे द्रव्यमान, v क्या है वेग, समझ गए। अब देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले एक साथ और ले सकता हूँ। एक क्या इसी के रिलेटेड होता है, स्थितिज ऊर्जा वाला, कौन सा, स्प्रिंग वाला। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको एक साथ इतना हो, वो अपन टाइप 3 टाइप 4 के अनुसार चलेंगे। ठीक है, जैसे देखो टाइप 1 ये इसलिए बता रहा हूँ, मैथ में नहीं करते अपन ऐसी चीज़, वो इसलिए बताता हूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, कार्य के दो फॉर्मूले हो गए, वो टाइप 1 में कर दिया। फिर गतिज ऊर्जा के रिलेटेड पूछते हैं फॉर्मूला, तो अपन ने इसको टाइप 2 मान लिया। ठीक है, तो सिर्फ इसी को अपन टाइप 2 मानते हुए सोल्व करते हैं। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में या वो अदर एग्जाम में पूछता है, तो वो अपन सोल्व करते हैं। टाइप 2 का फॉर्मूला चलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पे आपका m है द्रव्यमान, मास, और v होता है आपका वेग। जो पहले क्लास ले लिए उनको पता है, जो नए नए हैं वो वीडियो को क्या करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और थ्योरी पढ़ो और उसके बाद में न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो। और अभी देखो आपके ग्रुप डी के एग्जाम जल्दी फिक्स होने वाली है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल है, तो पूरा वीडियो देखें और मजे लो वीडियो के। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको जिस हिसाब से ये न्यूमेरिकल फॉर्मूले वगैरह मात्रा वगैरह करवा रहा हूँ, तो वो बहुत ही बेसिक और अच्छे से करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं टाइप 2 के अंदर। तो देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, देखो कंफ्यूज हो जाता है। उसके अंदर दो टाइप के पूछता है, या तो कितना गुना बढ़ेगा ये पूछ लेता है, या कितनी होगी ये पूछता है। देखो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज करने के लिए इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार देता है। ठीक है, देखो मैं बताऊंगा। देखो वहां पे क्या पूछेगा, या तो ये क्वेश्चन दे देगा इतना कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी या कितनी गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट चलेंगे अपने, क्यों चलेंगे वो समझ में आ जाएगा। देखो पहले क्या है, ये क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दे, तो 2 गुना कर रहा है वेग को, लेकिन पहले वेग मान ले कि अपन मान लेते हैं कि पहला, देखो पहला कैसे ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब पहला केस क्या, जब देखो वेलोसिटी v क्या है, पहले 2 गुना नहीं हो रही। ठीक है, पहले नॉर्मल स्थिति में है, तो पहले अपनी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे इसको के ही फर्स्ट मान लेते हो। ठीक है, पहली कंडीशन में। ठीक है, एक तरह से आप पहला शर्त या पहली कंडीशन भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे पहले या पहला समीकरण मान लो, या पहली कुछ भी मान लो यार, क्या मानो, क्या लिखो, पहली शर्त मान लेते हैं। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार ये देखो वेग को बाद में 2 गुना कर रहा है, लेकिन पहले तो वेग ही है ना, नॉर्मल है, पहले 2 गुना नहीं कर रहा। तो पहले जो पहली कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो अपनी क्या रहेगी, 1/2 mv²। ठीक है, पहली अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हुई, के ही फर्स्ट। देखो पहले ये मान लेता हूं, पहले अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mv²। लेकिन क्या किया अब इसने वेग को 2 गुना कर दिया। पहले वेग क्या नॉर्मल स्थिति में था, लेकिन अब इसने वेग को बढ़ा दिया। मान लो देखो ये क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता है कि यदि पहले से मुकाबले वेग मान लो, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप चाहो तो यहाँ पे अपने हिसाब से वेग यहाँ पे 10 मान लो। ठीक है, करवाऊं क्या ऐसे भी, देखो आपको समझ में नहीं आया तो मैं वैसे भी करवा दूंगा यहीं पे एक बार, है ना। यहाँ पे मैंने वेग को पहले v माना है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, मैंने वेग को पहले v माना है, वेग को v ही माना है, लेकिन यहाँ पे वेग को क्या कर दिया दूसरी कंडीशन में। ठीक है, शर्त 2, दूसरी कंडीशन में क्या कर दिया, इस वेग को डबल कर दिया 2v। यहाँ पे जो ये वेलोसिटी था इसका क्या कर दिया डबल, समझ गया क्या। देखो यहाँ पे वेग को क्या कर दिया 2 गुना, पहले वेग v था, अब वेग 2v हो गया। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी केस नंबर 2 के अंदर चलेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा 1/2 mv²। फॉर्मूला तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे जो वेग है 1/2 m, यहाँ पे जो v है ये v, वो v कितना हो गया 2v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया 1/2 m इंटू 2 का स्क्वायर 4v²।
ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 वी स्क्वायर। तो देखो इस 4 को मैं इधर लिख लेता हूं आगे आगे, तो ये हो गया, इस 4 को यहां पे ले गया तो क्या हो गया 4 1/2 एम वी स्क्वायर। आ रहा है क्या, एक बार बोर्ड में देखता हूं। हाँ ठीक है, सही है। देखो मैंने क्या किया, इस 4 को यहां आगे उठा लाया, बाकी के को ऐसे कैसे लिख दिया। तो देखो यहां पे एक चीज समझ में आ रही होगी, देखो ये 1/2 एम वी स्क्वायर यहां पे है क्या, है ना। देखो ये वाला ये 1/2 एम वी स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो ke2 है, ठीक है, ये ke2 है वो 4 गुना है किसका, ये कि इसकी जगह, देखो इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूं ये, क्योंकि ke1 का मान क्या है 1/2 एम वी स्क्वायर, यहां पे भी 1/2 एम वी स्क्वायर है, तो यहां पे लिख दिया ke फर्स्ट। ठीक है, अब देखो वापिस से समझो एक बार, फिर यहां से आगे मैं समझाता हूं। देखो क्या हुआ, ये बोल रहा है यदि अपन वेग को डबल कर वो दुगना कर दे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, कितनी बढ़ेगी या क्या हो जाएगी, ऐसे 2 टाइप पूछेगा। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इसका आंसर किस किस के रूप में आएगा। तो पहले मैं वेलोसिटी को v मान रहा हूं कि पहली अपनी जो वेलोसिटी वेग है वो v है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होगा फर्स्ट कंडीशन में वो हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। लेकिन यदि वेग को मैं डबल कर दूं, अब वेग क्या हो गया 2v, तो यहाँ पे v को क्या लिखेंगे 2v, तो यहाँ पे देखो 4 × 1/2 एम वी स्क्वायर, यहां तक सोल्व तो कर लिया आपने। फिर देखो मैं ke2 ये ऐसे कैसे चल रहा है, बराबर 4 का 4। अब ये वाली वैल्यू देखो, ये रेड से लिख रहा हूं, ये वाली वैल्यू है वो कहां से है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। मतलब 1/2 एम वी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं ke फर्स्ट, तो ये लिख दिया। अब देखो, अब आपको पूछे यहां से, देखो ये आंसर मतलब ये वाला जो 4 गुना हो जाएगा, ये कब होगा, ये जब पूछे कि कितना गुना बढ़ेगी, तो कितना गुना बढ़ेगी तो क्या आंसर आएगा, कितना आएगा 4 गुना। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो, ये आ रहा है क्या नीचे, यहां पे लिख दूं क्या, एक बार देखता हूं। देखो आ रहा है, सही है ना, यहां लिख देता हूं मैं, है ना, यहां पे आ जाएगा। तो देखो ये अब वेग डबल करने के बाद में कितना हो गया, 4 गुना हो गया ना, ठीक है। यहां पे दिख रहा है ये कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो ये कितना होगा इसका सेकंड वाले का, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं 4 गुना, ठीक है। देखो आपको यदि क्वेश्चन के अंदर पूछे, देखो समझना एक बार, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि आपको ये पूछा कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 4 गुना, कैसी हुई, ये हो गया। मतलब पहले यदि v हो फिर वेग को डबल कर दे 2v, तो कितना हो जाएगा उसका 4 गुना। देखो हो गया ना, यानी कि पहले का कितना गुना हो गया, 4 गुना। समझ रहे हो ना मेरी बात, देखो पहले का कितना गुना हो गया, 4 गुना। कौन सा, जब वेलोसिटी को डबल किया, दुगना किया, समझ गए। लेकिन आपको पूछे कि कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना बढ़ेगी, जब बढ़ेगी के अकॉर्डिंग पूछे तो इसमें से ये वाला घटा देना, ठीक है। मतलब कितना ज्यादा है ये वाला माइनस कर देना, आप समझ रहे हो, मतलब इसमें से ये माइनस कर देना तो आ जाएगा। अब देखो 4 1/2 एम वी स्क्वायर में से 1/2 एम वी स्क्वायर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका, है ना। क्या करेंगे कि 4 1/2, ये किससे लिख रहा हूं यार मैं भी, मतलब 4 गुना 1/2 एम, मतलब देखो फॉर्मूला लिख देता हूं कि ke2 में से आप घटा देना ke फर्स्ट, ठीक है। बढ़ाने के रिलेटेड दोनों को घटा दो और कितना हो जाएगा उसमें डायरेक्ट गुना, जो आंसर आया वो आ जाएगा। समझ रहे हो क्या, दोबारा समझाता हूं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 3 गुना, कितना बढ़ेगी 3 गुना, ठीक है। ये आंसर इसका है, ठीक है। देखो यदि ये वाला क्वेश्चन दे दे इतना था, ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो कितनी होगी, तो वो जैसे अपन ने ये सोल्व किया ना, तो कितनी हुई 4 गुना हो गई। कितनी गुनी, यानी कि पहले वेग v था,
फिर वेग को डबल कर दिया, दुगुना कर दिया, तो क्या हो गया, वो उसका 4 गुना हो गया। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, कितना होगा का 4 गुना। देखो यहाँ पे हो रहा है ना 4 गुना, लेकिन आपको पूछ ले कि कितना गुना बढ़ जाएगा, तो पहले v तो इतना था 1/2 mu स्क्वायर, लेकिन वेग को दुगुना किया तो कितना बन गया 4 गुना 1/2 mu स्क्वायर। तो कितना गुना बढ़ गया, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो करते हैं। देखो मान लो, देखो ये समझाता हूं, ऐसे हुआ जैसे मान लो आपको पूछे कि आपका पहले वेट, आपका पहले, जैसे मैं ही मान ले तो मेरे अंदर पहले वेट था 60 kg का, ठीक है, लेकिन 20 साल नहीं, 10 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 10 साल के अंदर अंदर मेरा वेट हो गया 75 kg। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया का मतलब ही होता है कि माइनस कर दो, 75 में से 60 गया, वही मेरे अंदर 15 kg बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 15 kg। वही चीज यहाँ पे है, पहले वेग v था तो इतना था, फिर वेग को डबल कर दिया, तो वो डबल कर दिया, या मेरे यहाँ पे 10 साल बढ़ा दिया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया, वेग को डबल कर दिया। ठीक है, तो डबल करने के बाद में ये हो गया। अब पूछा कितना गुना बढ़ा, ठीक है, कितना गुना बढ़ा, तो अपन ने क्या कर दिया, इसमें से ये निकाल दिया, 3 गुना बढ़ गया। समझ गए क्या, समझ गए? तो यही है आपका। अब आप चाहो तो कि सर इसको सोल्व करके बताओ, तो मैं एक बार इसको मिटा के समझा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंटों को ऑनलाइन क्लास में कुछ भी डाउट हो। ठीक है, तो ये वाला आंसर मैं एक बार चाहो तो समझा देता हूँ। यहीं पे देखो, ये तो समझ में आ गया ना, ये 4 गुना वाला, तो ठीक है, ये वाला समझा देता हूँ। देखो इसका मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ, है ना। जैसे इसको वेग 2v बढ़ाने के बाद में अपना ke2 कितना आया, 4 गुना 1/2 mv², ये आया। अब देखो यहाँ पे समझो ये कितना गुना बढ़ी, वो तो आपको समझ में आ गया ना कि 4 गुना बढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे देखो आपको पूछे कि कितना गुनी बढ़ गई, तो इसका सीधा सा ट्रिक आपको क्या अप्लाई करना है कि जितना गुना बढ़ेगा ना, ये 4 गुना बढ़ाना, उससे आपको डायरेक्ट 1 गुना कम कर देना। समझ गए? कभी भी कोई सा भी आंसर आ जाए उसमें से 1 कम कर दो, वहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो 4 में से ये 1 कम कर देंगे तो कितना गुना आ जाएगा, 3 गुना। समझ में आ गया? देखो दोबारा से समझो कि आपको पूछे कितना हो गया, तो वो तो अपने यहाँ पे देखो 4 ke2 कितना हो गया था, 4 गुना ke फर्स्ट से। ठीक है, ठीक है, मतलब 4 गुना हो गया। जो नया है वो कितना गुना हो गया, 4 गुना। अब आपको पूछे कि कितना गुना बढ़ गया, तो उसमें से हम 1 कम कर दो, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो गया, 3 गुना। सपोज करो यहाँ पे 10 गुना आ जाता, 10, तो 1 कम कर देते, आंसर क्या आ जाता, 9। तो देखो ट्रिक से याद कर लो डायरेक्ट। आपको यदि लंबा सोल्व करना पड़े तो यहाँ पे इसको करोगे, फिर इसमें से ये घटाओगे आप। इससे अच्छा है आप क्या करो कि जो भी आंसर आए, मतलब जितना गुना हो जाए उसमें से 1 घटा दो, वो आपको पता चल जाएगा कि कितना गुना बढ़ी। बढ़े के रिगार्डिंग आपको जब भी पूछे तो क्या करोगे, जो आंसर आया उसमें से 1 कम कर दो, या आपको कितना गुना पूछेगा तो डायरेक्ट जो आंसर में आया वो लिखना है। दोबारा से समझो, देखो ये डाउट वाला क्वेश्चन है। देखो आपको यदि पूछे कि कितना हो गया, तो जो आंसर आए वही टिकाना है कि यहाँ पे कितना गुना हो गया, 4 गुना। लेकिन आपको पूछ ले कि कितना गुना बढ़ी, तो जो आंसर आया उसमें से 1 कम कर दे के लिख दो। देखो कैसे, मान लो, देखो एक बार यहीं पे समझा देता हूं। मान लो देखो ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे वेग को 2 गुना ना करके 3 गुना कर दे। ठीक है, अब क्या कर दिया, वेग को 3 गुना कर दिया, तो देखो पहले जो के फर्स्ट है अपना, वो तो वही रहेगा हर में 1/2 mv²। ठीक है, पहले जो के है, के काइनेटिक एनर्जी, वो तो क्या हुआ 1/2, वो 1/2 mv², क्योंकि पहले वेग में v मान रहा हूं। ठीक है, अब लेकिन क्या किया, वेग को 3 गुना कर दिया, 3v कर दिया, यानी कि पहले का वेग का 3 गुना, इस वेग का 3 गुना कर दिया। तो अब जो ke2 हो जाएगा, नया जो है वो क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। अब v की जगह क्या पुट करेंगे, 3v, तो 3v का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ke2 इक्वल टू 1/2 m गुना 3 का स्क्वायर 9v²। अब जो आया उसको अपन यहाँ लिख देंगे। देखो 9 गुना जो आया ना 9, उसको यहां बाकी के को एक साथ 1/2 mv²। ठीक है, अब देखो ke2 कितना आ गया, 9 गुना, अब ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये
ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 गुना हो गया किसका, पहले का। पहले का कितना गुना हो गया, 9 गुना। ठीक है, या तो देखो इस 9 में से ये एक माइनस कर दो। ठीक है, इस 9 में से 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो अब आपको पूछे ये वाला आ गया, सोल्व करने पे ये आ गया, तो आपको पूछे कि कितनी होगी, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा 9 गुना। ठीक है, यदि आप इसको सोल्व करने के बाद में पता चल गया 9 आ रहा है, तो आपको यदि पूछे कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो क्या हो जाएगी 9 गुना। कितनी होगी, तब आंसर 9 गुना। आपको पूछे कितनी गुनी बढ़ जाएगी, तो इससे 1 कम कर दो, तो क्या करोगे 8 गुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 गुना। समझ में आ गया होगा, 2 मैंने बता दिया एग्जांपल। देखो यदि आपको डायरेक्ट पूछे कितना गुना हो गया, तो जो आंसर आया वो मतलब कितना गुना, 9 गुना। लेकिन आपको पूछे कि कितनी गुनी बढ़ गई, तो इस 9 में से 1 कम करके लिख देना आप, 8 गुना बढ़ गई। पहले 1 थी, अब 9 हो गई, तो 8, यानी कि इसमें से 1 कम कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लगे रहो। देखो वैसे ऑल द बेस्ट वगैरह बोल दिया, लेकिन एक और चीज़ बोलना चाहूँगा ताकि मेरी वॉचिंग टाइम भी बढ़े और आपके लिए अच्छी चीज़ है। देखो जो लोग, देखो यहाँ पे मिटा के समझा देता हूँ, थोड़ा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका। देखो इसकी मत करना, हटा मत देना यदि आप मेरा वीडियो पूरा देख रहे हो। देखो जो मैं ये चीज़ें करवा रहा हूँ वो फिर बोल रहा हूँ आपके, ये मुझे स्टार्टिंग में बोल दिया था, लेकिन फिर भी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके DF CCIL के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों के एग्ज़ाम अभी होने वाली है कुछ दिनों में, 1-2 महीने में। तो इनके अंदर यदि आपको साइंस के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, किसी में भी डाउट हो तो मैं दोबारा करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो अलग तरीके से मैं आपको जरूर करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।